नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एनसीईआरटी सीरीज में आज हम कक्षा 12 की मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पुस्तक में पाठ 10 मानव बस्ती पर आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। मानव बस्ती तो क्या है मानव बस्ती और कितने प्रकार की बस्तियां हैं, इनके कितने प्रतिरूप हैं, इन सब पर आज बात करेंगे। तो मानव बस्ती वह स्थान जहां मनुष्य स्थायी रूप से रहता है, जहां मनुष्य स्थायी रूप से क्या करता है, स्थायी रूप से निवास करता है। जहां मनुष्य स्थायी रूप से निवास करता है मानव बस्ती कहलाता है। और सामान्य तौर पर इसे आवासों का समूह भी कह सकते हैं, इसे आवासों का समूह भी कहा जाता है। और मानव स्थायी किस प्रक्रिया से बसना शुरू हुआ, इसका एक सामान्य सा उत्तर है कृषि। कृषि ने मानव को स्थायीकरण प्रदान किया है, यानी एग्रीकल्चर ने मानव को स्टेबल किया है एक जगह पर रहने के लिए। क्योंकि आज से पहले मानव घुमक्कड़ था, उसको जो मिल गया वो खा लिया, भोजन संग्रहण नहीं करता था वो, और अखेट शिकार इन सब प्रक्रियाओं में रहता था। परंतु जैसे ही कृषि की शुरुआत हुई और मानव ने तब पशुओं को पालना शुरू किया, तब मानव एक जगह पर स्थायी रूप से बसना शुरू हुआ। और जहां मनुष्य स्थायी रूप से बसता है उसे क्या बोलते हैं, मानव बस्तियां या आवासों का समूह। अब हमारे दिमाग में जब भी मानव बस्ती की बात आती है तो एक सामान्य सा प्रश्न आता है कि मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। और हम जितना भी अपने आसपास का परिवेश देखते हैं तो उस पे दो बड़े स्वरूप सामने आते हैं, एक ग्रामीण स्वरूप और एक नगरीय स्वरूप। तो ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण बस्तियां और नगरीय बस्तियां। तो ये बस्तियां दो प्रकार की हैं, इनका द्विभाजन भी दो प्रकार से। अब जब भी हम ग्रामीण परिवेश की बात करेंगे तो उन बस्तियों की हमारे सामने एक छोटी सी कल्पना आती है। उस कल्पना क्या कि ग्रामीण बस्तियां कौन से कार्य करती होंगी, वहां कृषि होता होगा, वहां क्या होता होगा, पशु चारण होता होगा, लोग पशुओं को चराते होंगे, वहां बड़े बाजार नहीं होंगे, वहां छोटी दुकानें होंगी, वहां कोई बड़ी चिकित्सा सुविधा नहीं होगी, वहां कोई बड़े स्कूल नहीं होंगे। तो ग्रामीण बस्तियां वे बस्तियां होती हैं जो सामान्य तौर पर प्राथमिक कार्य करती हैं या प्राथमिक क्रियाएं करती हैं। और प्राथमिक क्रियाएं वे क्रियाएं जो सीधा प्रकृति से जुड़ी होती हैं, यानी मनुष्य इन क्रियाओं में फेरबदल नहीं करता, जैसे कृषि, जैसे पशुचारण, जैसे आखेट, जैसे मछली पालन, जैसे भोजन संग्रहण। ये सब चीजें जो है, ये सब जो कार्य हैं, खनन की प्रक्रिया हुई, ये ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों में हमेशा प्राथमिक क्रियाएं होती हैं, परंतु नगरीय बस्तियां जो हैं वो हमेशा द्वितीयक या तृतीयक क्रियाएं करती होंगी, द्वितीयक या तृतीयक क्रियाएं। और द्वितीयक क्रियाओं में एक बड़ी चीज है उद्योग, यानी हमेशा दोनों बस्तियां वैसे एक दूसरे पर पूर्ण रूप से डिपेंड रहती हैं। अब डिपेंड कैसे कि मान लीजिए नगरीय बस्तियों को कच्चा माल चाहिए तो उसे पास की ग्रामीण बस्ती से मिलेगा। जैसे नगरीय बस्तियों में दूध, फल, सब्जियों की आपूर्ति जो है वो हमेशा ग्रामीण बस्तियों से ही होगी। परंतु कच्चे माल को तैयार माल की आवश्यकता जो है, यानी अब साबुन की इंडस्ट्री सामान्य तौर पर आपको शहरों में देखने को मिलेगी, और वो कच्चे माल को पुनः परिवर्तित कर वापस कहां भेजते हैं, ग्रामीण बस्तियों में भेजते हैं। तो जिस प्रकार नगरीय बस्तियां कच्चे माल के लिए ग्रामीण बस्तियों पर निर्भर रहती हैं, उसी प्रकार ग्रामीण बस्तियां नगरीय बस्तियों पर तैयार माल के लिए निर्भर रहती हैं। अब इसमें एक और बात,
तृतीय क्रियाओं में आती है सेवाएं। अब इनमें क्या होगा? चिकित्सा सेवा, इसमें उच्च शिक्षा, इसमें यातायात यानी परिवहन मिलेगा आपको सेवाएं देखने को मिलेंगी, व्यापार के बड़े केंद्र होंगे इन बस्तियों में। तो बस्तियां सामान्य तौर पर दो प्रकार की होती हैं, ग्रामीण और नगरीय। और बस्ती का मतलब क्या है? वह स्थान जहां मनुष्य स्थायी रूप से बसता है। तो वह स्थान जहां स्थायी रूप से बसता है उसे मानव बस्ती कहते हैं, इसे आवासों का समूह भी कहते हैं। और सामान्य तौर पर बस्तियों का विभाजन जो है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक ग्रामीण और एक नगरीय। ग्रामीण बस्तियां हमेशा प्राथमिक क्रियाएं करेंगी, नगरीय बस्तियां द्वितीयक या तृतीयक क्रियाएं करेंगी। ग्रामीण बस्तियां कच्चे माल के लिए कच्चा माल जो है वो नगरीय बस्तियों को भेजती हैं, और नगरीय बस्तियां उन माल को परिवर्तित कर वापस कहां भेजती हैं? ग्रामीण बस्तियों में। ग्रामीण बस्तियों में कोई सुविधा आपको देखने को नहीं मिलेगी बड़ी, परंतु नगरीय बस्तियों में आपको बड़ी सुविधाएं जो है वो देखने को मिलेंगी। तो पहले तो ये दो जो चीजें हैं, ग्रामीण और नगरीय बस्तियां क्या हैं, इन पर हमारा छोटा सा जो चीज थी वो पूर्ण होती है। आपकी किताब में 12वीं के लिए एक अलग से चीज दी हुई है, उपनगरीकरण या उपनगर। इस चीज को समझेंगे एक बार। हम इसके साथ में भारत में नगर की परिभाषा भी पढ़ेंगे। इस थोड़े से पॉइंट में इन दो पॉइंटों पर पहले जिक्र करते हैं, इन दो पॉइंटों पर बात करते हैं क्या है ये, भारत में नगर की परिभाषा के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, और दूसरा उपनगरीकरण क्या है। उपनगरीकरण को उपग्रह नगर, सैटेलाइट टाउन भी कहा जाता है। तो ये दो जो चीजें हैं इस पर बात करते हैं। उपग्रह नगर, सैटेलाइट टाउन या उपनगरीकरण क्या होता है? ये नगरीकरण की विपरीत प्रक्रिया होती है। अब नगरीकरण में सामान्य तौर पर क्या होता है, लोग गांवों से नगरों की ओर शिफ्ट होना शुरू होते हैं, चाहे वो अच्छी सुविधाओं के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, किसी भी प्रकार से हो। परंतु कई बार क्या होता है, नगर में भीड़ भाड़ इतनी अधिक बढ़ जाती है कि लोग उस नगर से बाहर जाकर कहीं खुले में स्वच्छ वातावरण के लिए एक अलग से एक छोटे बाग में या छोटे रूप में एक छोटा सा नगर बसा लेते हैं। जैसे आप बहुत बार देखते हैं कि शहरों के बाहर एक बड़ी सी बस्ती बनी होगी जहां अच्छी सुविधाएं होंगी, खेल होगी, जिम होगा, पार्क होगा, ये सब बना होगा। तो वहां सामान्य तौर पर जो सामान्य उपभोक्ता की वस्तुएं हैं वो भी वहां मिलती हैं। तो कई बार लोग शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाकों से पुनः शहर से क्या करने लगते हैं, बाहर जाने लगते हैं, और बाहर जाकर एक किनारे पर एक छोटा सा नगर बसा लेते हैं। इस प्रक्रिया को उपग्रह नगर या सैटेलाइट टाउन कहते हैं। जाते क्यों हैं? जाते हैं स्वच्छ वातावरण के लिए, खुले वातावरण के लिए, इसके लिए। परंतु सुबह वे शहर में काम करने के लिए जाएंगे और शाम को पुनः अपने घर में आए लौट आते हैं। एक तो ये प्रक्रिया है उपनगरीकरण की, इसे ध्यान रखेंगे हम कि एक नवीन प्रवृत्ति है जिसमें मनुष्य रहन सहन की अच्छी गुणवत्ता के लिए शहर के बाहर खुले में वातावरण में जो है वो चला जाता है और वहां जो है अपना निवास स्थान बना लेता है और वहां काम करने के लिए प्रतिदिन उस एरिया से शहर में आता है। दूसरी नीचे एक परिभाषा है, भारत में नगर की परिभाषा क्या है, ध्यान रखेंगे। सामान्य तौर पर बड़े बड़े देश जो है वो नगर को परिभाषित करने के लिए जनसंख्या को मेन आधार मानते हैं, परंतु भारत जनसंख्या को आधार मानने के साथ 3 या 4 बातें और कहता है। और बहुत बार ये प्रश्न आया है 2 नंबर का, हम ध्यान रखेंगे। भारत में नगर की परिभाषा के लिए सबसे पहली जो चीज जरूरी है वो है वहां की जनसंख्या, वहां की जनसंख्या 5000 से अधिक हो। दूसरी बात, वहां जनसंख्या घनत्व, वहां जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो। तीसरी चीज, वहां के 75% पुरुष गैर कृषि कार्य करते हो
और चौथी और मेन बात, वहां कोई नगर निगम, वहां कोई नगर पालिका, कोई छावनी बोर्ड, कोई कंटेनमेंट बोर्ड और कोई अधिसूचित नगरीय समिति होनी चाहिए। अधिसूचित नगरीय समिति होनी चाहिए। तो जब भी भारत में आपसे नगर की परिभाषा पूछी जाए तो आप चार बातें लिखेंगे। पहली बात ये लिखेंगे कि वहां जनसंख्या 5000 से ज्यादा, वहां घनत्व 400 व्यक्ति से अधिक, वहां के 75% पुरुष गैर कृषि कार्य में, और वहां कोई नगर निगम, नगर पालिका, कंटेनमेंट बोर्ड, छावनी बोर्ड या कोई नगरीय अधिसूचित समिति होनी चाहिए। तभी भारत में कोई एरिया नगर बनता है, नहीं तो वो सामान्य ग्रामीण बस्ती ही रहता है। ये हम इसको ध्यान रखेंगे भारत में नगरों की परिभाषा को। अब हम सबसे पहले बस्तियों में ग्रामीण बस्तियों के दो बिंदुओं पर बात करेंगे। ग्रामीण बस्तियों के दो बिंदु, एक बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार और एक बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों की जो दूसरी चीज है उनकी आकृति। तो दो चीजें हैं, पहला है प्रकार फिर आकृति। सामान्य तौर पर ग्रामीण बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, सहत या सघन या गुच्छित। परंतु जब भारत में पढ़ेंगे तो हम इनके चार प्रकार पढ़ेंगे। और दूसरी होती है प्रकीर्ण बस्तियां। अब आप ध्यान रखेंगे, सहत या सघन बस्तियां जब ग्रामीण लोगों के आवास बहुत पास पास हो, या किसी गांव में लोगों के मकान जो है वो बहुत पास पास हो, तो वो ग्रामीण बस्तियों में सहत प्रकार का या सघन प्रकार का प्ररूप होता है। और सामान्य तौर पर आपको उपजाऊ नदी घाटियों के क्षेत्रों में, उपजाऊ नदी घाटियों के क्षेत्रों में यह स्वरूप देखने को मिलेगा। परंतु इसके विपरीत जब बस्तियों में मकान दूर दूर हो, दूर दूर मकान हो और प्राय रूप से ये खेतों द्वारा एक दूसरे से अलग हो, खेतों द्वारा एक दूसरे से अलग हो। आपने बहुत बार देखा है, ढाणियां देखी होंगी, एक खेत में एक मकान, फिर कुछ खेत में एक मकान, ऐसी जो स्थिति होती है वो प्रकीर्ण बस्तियों की होती है। और सामान्य तौर पर इनमें होता क्या है, इन बस्तियों में कोई पूजा स्थल हो, कोई बाजार हो, कोई मेला लगता हो, तब आसपास के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यानी ये जो है इन्हें आपस में बांधता है, कोई मेला, कोई उत्सव, कोई त्योहार, वहां लोग इकट्ठे होंगे और सब आपस में मिलेंगे। परंतु प्राय इनके मकान जो है वो खेतों से दूर दूर होते हैं। दूसरा है ग्रामीण बस्तियों की आकृतियां, और आकृतियों में काफी कुछ चीजें हैं। सबसे पहली आकृति है, इनमें हम तीन प्रकार पढ़ेंगे। एक है विन्यास के आधार पर, दूसरा है कार्य के आधार पर, और तीसरा है आकृति। और विन्यास यानी धरातल का स्वरूप कैसा है। मान लीजिए कोई गांव पठारी ग्राम है, कोई मैदानी ग्राम है, कोई मरुस्थलीय ग्राम है या कोई वन ग्राम है। ये तो हो गया विन्यास के आधार पर, कभी प्रश्न से आया नहीं यहां से। दूसरा, कई गांव कार्य के आधार पर होते हैं। जैसे आप केरल के तट पर देखेंगे तो मछुआरों के गांव ज्यादा हैं, कई बार पशुपालकों के गांव होते हैं, कई बार कृषि ग्राम होते हैं, वहां कृषि कार्य ज्यादा होता है। और दुनिया में, भारत में ज्यादातर गांव जो है वो कृषि कार्य पर ही आधारित किए गए। हमारे ज्यादातर जनसंख्या जो है वो कृषि ही करती है। तो कार्य के आधार पर मछुआरों के ग्राम, या इन्हें आप तटीय ग्राम भी बोल सकते हैं, पशुपालक ग्राम भी आप देख सकते हैं, जहां लोग पशुओं को अधिक पालते हो। इसके अलावा आप देखेंगे कि लकड़हारों के ग्राम, कृषि ग्राम, ये सब चीजें। और यहां से भी कभी आज तक वैसे प्रश्न आया नहीं है। तो पहले ग्रामीण बस्तियों के प्रकार में दो प्रकार के प्रकार हैं। इसमें पहला प्रकार कौन सा है, सहत या सघन यानी गुच्छित बस्तियों का, जो कि उपजाऊ नदी घाटियों के क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। दूसरा है प्रकीर्ण बस्तियां, जो कि खेतों से दूर दूर मकान होते हैं।
और इनमें कोई पूजा स्थल, कोई बाजार, कोई मेला लोगों को आपस में जोड़ता है। दूसरा है इनकी आकृति में, पहला है विन्यास के आधार पर, तो धरातल का स्वरूप कैसा है, उसमें पठारी, मैदानी, मरुस्थलीय और वन। दूसरा कार्य के आधार पर, गांव में लोग कार्य कौन सा करते हैं, जैसे मछुआरों के ग्राम, लक्कड़हारों के ग्राम, कृषि ग्राम, वन ग्राम, ये आप जैसे भी है उसको देख सकते हैं। मेन जहां से प्रश्न आता है वो है आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर बस्तियां, और आकृति के आधार पर हम बस्तियों की बात करेंगे तो सबसे पहली बस्ती है रेखिक बस्ती। मान लीजिए किसी सड़क के किनारे पर मकान बने हुए हैं, किसी रेल पटरी के किनारे पर मकान बने हुए हैं, किसी नदी के किनारे पर एक लाइन में मकान जब बने हो, तो ऐसे मकानों को रेखिक ग्राम जो है वो बोला जाता है, या रेखिक बस्ती जो है वो बोला जाता है। ध्यान रखेंगे, होता क्या है इसमें कि इनमें बस्तियों पर मकान जो होते हैं वो रेल लाइनों, सड़कों, नदियों, नहरों, इनके किनारे पर बने होते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं, सड़क, रेल, नहर, नदी, इन सब के किनारे पर बने हुए जो मकान हैं वो ऐसे होते हैं घाटियों आदि के किनारे। दूसरी बस्ती है उसको बोलते हैं आयताकार प्रतिरूप। अब इसमें क्या होता है, गांव में दो सड़कें हमेशा एक दूसरे को समकोण पर काटेंगी। कुछ इस प्रकार से बस्तियों का स्वरूप, यहां मकानों का स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। तो जहां सड़कें जो है वो समकोण पर काटती हैं वहां आपको ज्यादातर आयताकार प्रतिरूप, इसे चौक पट्टी प्रतिरूप भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पेपर में प्रश्न आए कि चौक पट्टी प्रतिरूप क्या है, तो आयताकार प्रतिरूप को ही चौक पट्टी प्रतिरूप कहा जाता है। जहां सड़कें समकोण पर काटती हैं, ज्यादातर आपको समतल मैदानों में या अंतरा पर्वतीय घाटियों में ऐसे मकान देखने को मिलेंगे, ऐसा प्रतिरूप देखने को मिलेगा। तो पहले में क्या है, एक सड़क के किनारे पर मकान बन रहे हैं, सड़क, रेल, कोई नदी, कोई नहर, कोई घाटी, इसके किनारे पर। दूसरे में क्या है, जहां सड़कें समकोण पर काटती हैं। ध्यान रखें, शहरी स्वरूप नहीं है, ये ग्रामीण बस्तियों का स्वरूप है। तो आयताकार प्रतिरूप में जो ऐसे बस्तियां काटती हैं। तीसरा है वर्ताकार प्रतिरूप। अब वर्ताकार प्रतिरूप में क्या है, मान लीजिए गांव के बीच में कोई झील है, तो इस झील के पास से कोई रोड जा रही है, तो ऐसे उस झील या तालाब के किनारे जब मकान बनाए जाते हैं तो ऐसे प्रतिरूप को क्या बोलते हैं, वर्ताकार प्रतिरूप बोलते हैं। ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखते हैं कभी कभार वर्ताकार ग्राम योजना के अनुसार भी बनाए जाते हैं, यानी गांव के बीच का भाग खुला रखेंगे, वहां पालतू पशुओं को रखेंगे वो, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा हो सके। तो 3 प्रतिरूप हुए। चौथा है तारे के आकार का प्रतिरूप। अब ये बड़ा शानदार है। मान लीजिए आपके गांव के, आपने बहुत बार देखा होगा, किसी गांव के बिल्कुल बीच में एक बरगद का पेड़ है, जहां बहुत सारे बुजुर्ग जो है वो आपस में बैठे रहते हैं, और उस किनारे पर बहुत सी सड़कें आकर आपस में क्या होती हैं, मिलती हैं। तो ऐसा जो प्रतिरूप होता है वो तारे नुमा प्रतिरूप होता है, जहां एक केंद्र से अलग अलग दिशाओं में क्या निकलती हो, सड़कें निकलती हो, और इन सड़कों के किनारों पर क्या बने हो, ग्रामों का या मकानों का निर्माण किया गया हो। तो ऐसा प्रतिरूप जो है वो तारे नुमा प्रतिरूप जो है वो होता है। इसके बाद में 2 बस्तियां हैं, टी, वाई और क्रॉस आकार की। एक टी आकार की बस्ती, एक वाई आकार की बस्ती, और एक एक्स आकार की बस्ती। मान लीजिए कोई ये सड़क है, एक मुख्य सड़क है, इस सड़क पर कोई एक सड़क चल रही है। हम भारत में ज्यादातर ऐसा स्वरूप देखने को मिलता है कि एक मेन सड़क से साइड में सड़क जारी होगी और आगे एक ग्राम बना होगा। तो इसके सारे जब मकानों का निर्माण किया जाए तो ऐसी बस्तियां कौन सी होती हैं, टी आकार की बस्तियां होती हैं। वाई आकार में मान लीजिए 2 नहरें पीछे से आकर मिल रही है और एक नहर निकल रही है, तो इस नहर के किनारे अगर आपके मकान बने हो
तो ऐसा आकार कौन सा होता है? वाई आकार का। एक्स में क्या होता है? मान लीजिए ये कोई सड़कें आपस में है, परंतु इनके बीच समकोण कभी नहीं बनता। इनके बीच क्या नहीं बनता? समकोण नहीं बनता। और इस क्रॉस के सारे चारों दिशाओं में बसाव शुरू हो जाए तो ऐसी बस्तियों को टी, वाई और एक्स आकार की बस्तियां कहते हैं। इसके बाद में है अंतिम दोहरी पट्टी वाले प्रतिरूप। अब इसमें क्या होता है? मान लीजिए ये कोई सड़क है और इस सड़क के ऊपर क्या बना हुआ है? पुल, या किसी नहर के ऊपर कोई पुल बना हुआ है। तो जब ऐसी बस्तियां बसती हैं, किसी नदी के, पुल के या फेरी के दोनों ओर बस्तियां बसाई जाएं, तो उसे दोहरे पट्टी वाले प्रतिरूप जो है वो कहा जाता है, या इसको बोलते हैं दोहरे ग्राम वाला प्रतिरूप। दोहरे ग्राम वाला प्रतिरूप। तो कुल बस्तियों के इतने प्रकार हैं। पहला है रेखिक, किसी सड़क के किनारे बसने वाले, रेल, नहर, नदी या घाटी के। आयताकार, जब सड़कें समकोण पर काटे, इसे चौक पट्टी, और ऐसा आपको समतल मैदानी या अंतरा पर्वतीय घाटियों में देखने को मिले। वर्ताकार, झील या तालाब के किनारे, परंतु ऐसे मकान योजना पर बनाए जाते हैं किस दृष्टि से? सुरक्षा की दृष्टि से। फिर है तारेनुमा, गांव के एक केंद्र से अलग अलग दिशाओं में सड़कें निकलती हो तो वहां ऐसा प्रतिरूप देखने को मिलता है। फिर है टी, वाई और एक्स आकार की, जहां एक तिराहा हो, जहां एक मेन सड़क और मेन सड़क से एक अलग सड़क निकलती हो, उसके निवारे वाई में दो नहरें या दो सड़कें आपस में मिलकर एक सड़क निकलती हो तो, और एक्स में किसी क्रॉस के किनारे पर बस्तियों का निर्माण हो। दोहरे ग्राम मैंने बता दिया, किसी नदी, पुल या फेरी के किनारों पर बनने वाले मकान जो होते हैं वो दोहरी पट्टी वाले प्रतिरूप होते हैं, अभी ध्यान रखेंगे। अब है एक छोटा सा पॉइंट, ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, और सबसे पहला कारक है इसमें जल। सबसे पहला कारक इसके में है जल। दूसरा कारक है भूमि। तीसरा कारक है उच्च भूमि। फिर हम चौथे कारक पे बात करेंगे जिसका नाम है गृह निर्माण सामग्री। फिर है सुरक्षा, और फिर है नियोजित बस्तियां, यानी सरकार अगर ग्रामीण बस्तियों को बसाए तो कैसा स्वरूप देखने को मिलेगा। हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे नम बिंदु, एक पढ़ेंगे शुष्क बिंदु। क्या चीज है जल? पहले सिंपल सी बात, जल है तो जीवन है, और जल जो है हमारी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, पीने के लिए, किसी अन्य जो पशुओं को नहाने के लिए, ये सब चीजें, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए, इन सब चीजों पर जल जरूरी है। परंतु कई बार जब सघन बसे हुए देश हो, जैसे आप एशिया का दक्षिणी पूर्वी पार्ट देखेंगे या भारत के इलाके देखेंगे, वहां क्षेत्रफल कम और जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, लोग उन क्षेत्रों में भी बस जाते हैं जहां पानी बाढ़ के रूप में आ जाए, या वो एरिया डूब जाए, या नीचे के बिंदु जो हमेशा नम स्थिति पर रहते हैं, दलदली एरिया में भी लोग अपने मकान बसा लेते हैं, क्योंकि वहां कृषि कार्य आसानी से हो सकता है। तो नम बिंदु का मतलब है वे बिंदु जो हमेशा आर्द्रता पर रहते हैं, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, क्षेत्र कम है, तो लोग उन क्षेत्रों में भी चले जाते हैं जहां दलदल या बाढ़ से वो एरिया डूब जाए, तो वहां भी लोग निवास करते हैं। तो जल पहला। दूसरा भूमि, और आपको पता है जब भी मानव चुनाव करेगा रहने के लिए तो कौन सी भूमि का चुनाव करेगा? उपजाऊ भूमि का। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांव बहुत पास पास हैं, वहां जो है गांवों की सघनता, ग्रामीण गांवों की सघनता अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां भूमि उपजाऊ है और लोग वहां अधिक निवास करते हैं। तीसरा है, आप यहां सब देखेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया में सभी जो मकान है वो उपजाऊ नदी किनारों के किनारे पर ही है। तीसरा है उच्च भूमि। अब आपने पुराने राजा महाराजाओं को देखा होगा, वो ऊंचे स्थान पर बसते थे सुरक्षा की दृष्टि से। तो कई बार सुरक्षा की दृष्टि से भी लोग अपने मकानों को ऊंचे स्थलों पर बनाते हैं,
और ऐसे मकान जो है वो दलदल या बाढ़ में डूबते नहीं है। तो ऐसे बिंदुओं को उच्च बिंदु कहा जाता है, जो कि धरातल से काफी ऊंचे होते हैं। और ऐसे लोग मकान बनाते क्यों हैं? क्योंकि शुष्क बिंदु, आपने बहुत बार देखा होगा, कई बार दलदली एरियो में बांस के खंभों पर लोगों के मकान बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाढ़ या अन्य स्थिति से बचने के लिए जो है अपने मकान को ऊंचा उठा लेते हैं। फिर है गृह निर्माण सामग्री। तो जैसा वहां का सामग्री होगी, वहां के मकानों का स्वरूप वैसा होगा। प्राचीन समय में लकड़ी से, पत्थर से या इनसे जो है वो मकान जो है वो बनाए जाते थे, परंतु वर्तमान में आपको पता है मकानों का स्वरूप चेंज हो चुका है। वर्तमान में मकान जो है वो भवन निर्माण सामग्री के आधार पर बनाए जा रहे हैं। अब आप देखेंगे चीन के लोएस मैदान में, अब चीन का लोएस मैदान पवन के लिए फेमस है, पवन से वहां रेत का अपरदन होता है, तो वहां लोग कच्ची मिट्टी से अपने मकान बनाते हैं। और ऐसे ही आप अफ्रीका में देखेंगे तो लोग आपको ज्यादातर जो है अफ्रीका के अंदर जो है वो कंदराओं में यानी गुफाओं में अपने मकान बनाते हुए दिखेंगे। और आप बुशमैन एक्सकीमो को देखेंगे, जनजाति को, तो वो बर्फ से अपने मकान बनाती है, जिसको क्या बोला जाता है? इग्लू, यानी बर्फ से वो अपना मकान जो है वो बनाती है। जैसा वहां के स्वरूप में जो है पदार्थ मिलेगा, निर्माण सामग्री भी वैसी होगी। अगला है सुरक्षा की दृष्टि से, कई बार आवास, पानी सब मिलता हो, परंतु अगर वहां सुरक्षा नहीं हो तो बस्तियां नहीं बसाई जाती। आप भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मानव बस्ती नहीं बसा सकते। इसलिए कई बार सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थिति रखा जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से अगर आपकी जान माल या संपत्ति की सुरक्षा है तो लोग अन्य कारकों को कई बार छोड़ देते हैं। वहां प्रतिकूल जलवायु में भी लोग रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और वर्तमान में आपको पता है सरकार जो है वो एक नए प्रकार की बस्तियां खुद जो है भूमि अधिग्रहण करके बस्तियों को बसा रही है, बिल्कुल नीति के अनुसार, जहां पाइपों से पानी पहुंचाया जा रहा है, जहां भवन सामग्री लाकर मकान बनाए जा रहे हैं। तो ऐसी बस्तियों को नियोजित बस्तियां कहा जाता है। तो ये भारत में जो टॉपिक था ये ग्रामीण बस्तियों का टॉपिक था भाई। बिल्कुल ग्रामीण बस्तियां पूरी होती हैं इसी के साथ। अगली कक्षा में हम जो है मानव बस्तियों के अंतर्गत शहरी या नगरीय बस्तियों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।